डेट है आज 19 मई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है नेशनल मेडिकल कमीशन। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 एंड 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है मेंस में। नेशनल मेडिकल कमीशन इसलिए न्यूज में है क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहता है, अगर कोई डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद या फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मेडिसिन को हमारी कंट्री में प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसको नेशनल मेडिकल कमीशन से यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा। इसके बिना वो हमारे इंडिया में मेडिसिन किसी को नहीं दे सकता है। तो ये नेशनल मेडिकल कमीशन क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। और ये आपको पता होना चाहिए, अगर कोई डॉक्टर हमारे इंडिया में क्लिनिक खोलना चाहता है, मेडिसिन किसी को देना चाहता है, लोगों का इलाज करना चाहता है, तो उसे एनएमसी से, नेशनल मेडिकल कमीशन से यूआईडी लेना पड़ेगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेशनल मेडिकल कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट बनाया था 2019 में पार्लियामेंट ने, उसके तहत ये नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया, यानी कि सांविधिक संस्था हो गई, स्टैट्यूटरी बॉडी। इससे पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करती थी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 1956 के एक्ट से बनाई थी, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी थी, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया, इसको हटा के नेशनल मेडिकल कमीशन बना दिया 2019 में। क्या फंक्शन है इस कमीशन के? ये कमीशन हमारे इंडिया में मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करता है। मतलब डॉक्टर किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, मेडिकल एजुकेशन कैसी होगी, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है। और किसी कॉलेज को या मेडिकल स्कूल्स को ये ग्रांट प्रोवाइड करता है, रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, मतलब एक तरह से परमिशन देता है उसको। गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज होते हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वगैरह होते हैं, और उनका असेसमेंट भी करता है, मतलब मूल्यांकन, कि वहाँ पे मेडिकल की, ये मान लो एजुकेशन तो दे रहे हैं, एमबीबीएस तो करा रहे हैं कोई कॉलेज, क्या उनमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है उन कॉलेज के पास, तो ये सब कुछ भी देखता है। हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है इसका? इसमें देखो 32 मेंबर होते हैं और एक चेयरपर्सन, यानी कि एक अध्यक्ष और 32 मेंबर, टोटल हो गए 33 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो एक अध्यक्ष और 32 मेंबर, जो 32 मेंबर हैं उसमें से 22 मेंबर तो पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए ये अपॉइंट किए जाएंगे, फिर हटा दिए जाएंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे इस कमीशन में। और 10 मेंबर होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। जो मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल है, ये क्या काम करती है? ये भी एक काउंसिल बनाई गई है। ये काउंसिल देखो, इसमें ना जो स्टेट हैं, यूटी हैं, जैसे राज्य हैं हमारे इंडिया के, या यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, वो मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल में अपना व्यू रख सकते हैं कि मान लो वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई कोई मान लो कोई गाइडलाइंस जारी करवाना चाहते हैं मेडिकल के क्षेत्र में, तो अपना व्यूज़ रख सकते हैं। फिर मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल नेशनल मेडिकल कमीशन को एडवाइस देती है, सलाह देती है। फिर नेशनल मेडिकल कमीशन, अगर इसको अच्छा लगता है सलाह इसकी काउंसिल की, तो नेशनल मेडिकल कमीशन पूरे ऑल इंडिया लेवल पे मेडिकल एजुकेशन के लिए वो लागू कर देता है, स्टैंडर्ड बना देता है। 4 ऑटोनोमस बोर्ड हैं इसके, किसके? नेशनल मेडिकल कमीशन के। एक तो है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड। ये अंडर ग्रेजुएट जो स्नातक कोर्स होते हैं जैसे एमबीबीएस, उसके लिए ये नॉर्म सेट करता है, मतलब रूल्स बनाता है। एक पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, एमबीबीएस के बाद जो एमडी वगैरह होती हैं उसके लिए ये रूल्स रेगुलेशन बनाता है, नॉर्म्स बनाता है। एक है मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, ये मूल्यांकन करता है, रेटिंग देता है मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, जैसे कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी किस रैंकिंग में, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, तो उसके बारे में इंस्पेक्शन करता रहता है, जांच करता रहता है। एक है एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, ये देखो जो डॉक्टर हैं वो किस तरह से उनका कंडक्ट होगा, वो किस तरह से बिहेवियर करेंगे लोगों के प्रति, इसके लिए ये एथिक्स सेट करती है, नैतिकता के तौर पे ये रूल्स रेगुलेशन बनाती है और उनको रजिस्टर भी करती है डॉक्टर को। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस इन पार्लियामेंट। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि राज्यसभा में एक मेंबर के अगेंस्ट ये नोटिस जारी किया गया, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार और ब्रीच का मतलब वायलेशन, उल्लंघन। मतलब देखो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में सांसद, यानी कि जो राज्यसभा के और लोकसभा के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं,
उनके ना कुछ विशेष अधिकार दिए हुए होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने पार्लियामेंट को पावर दी हुई है, संसद को, कि वो रूल्स रेगुलेशन बना सकती है, लॉ पास कर सकती है एमपी के, सांसद के विशेष अधिकार को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये अगर अधिकार उनके उल्लंघन होते हैं या कोई उनका उल्लंघन करता है पार्लियामेंट के एमपीज़ का अधिकारों का, तो फिर उसके अगेंस्ट में ये नोटिस जारी किया जाता है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस। तो ये अभी जारी किया गया। तो ये कमेटी ऑफ प्रिविलेज होती हैं राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग, उनको दी जाती है। कमेटी ऑफ प्रिविलेज देखो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर को ही मिला के बना दी जाती हैं। राज्यसभा में राज्यसभा के मेंबर होते हैं इस कमेटी में, अगर लोकसभा की कमेटी ऑफ प्रिविलेज है तो लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो अभी जानेंगे इसके बारे में सारा, कमेटी में कौन कौन मेंबर होते हैं, कौन अध्यक्ष होता है, कौन नॉमिनेट करता है, और इसके बारे में। तो पहले जानते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में, कि जो संसद में विशेष अधिकार दिए जाते हैं वो क्या होते हैं। देखो ये ना पार्लियामेंट में जो मेंबर होते हैं, सदस्य यानी कि सांसद, उनको ये कुछ राइट अधिकार होते हैं, कुछ इम्यूनिटी होती हैं, मतलब कुछ छूट होती है उन्हें, कुछ अधिकार होते हैं पार्लियामेंट के मेंबर को। इंडिविजुअल लेवल पे भी होते हैं और कलेक्टिव लेवल पे भी होते हैं। तो ये दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। और संविधान में नहीं दिए हुए हैं जहाँ पे, तो संविधान ने पार्लियामेंट को पावर दी हुई है कि पार्लियामेंट लॉ बना के उन्हें विशेष अधिकार दे। फिर ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज लॉ के अंदर डिफाइंड है क्या हमारे इंडिया में? देखो संविधान ने पार्लियामेंट को तो पावर दी है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, लेकिन पार्लियामेंट ने अभी तक कोई लॉ नहीं बनाया है कि उनके विशेष अधिकार के लिए। जो पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया तो फिर हम कहाँ से हम इनको लाते हैं? देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से, क्योंकि आपको पता है हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया है हमारे इंडिया में, वो कहाँ से अडॉप्ट किया है हमने? वो क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे इंडिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन का मतलब कोई लॉ नहीं बना हुआ, ना कोई रूल्स रेगुलेशन बने हुए, मतलब एक प्रथा है, प्रथा लोग करते आ रहे हैं। जैसे देखो बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं, जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल के लिए मान लो कि लोग कुछ भी आपके ट्रेडिशन है, रीति रिवाज है, करते आ रहे हैं सालों से, हजारों सालों से, लेकिन कोई पूछता नहीं, कोई लॉ भी नहीं है इनका, ना कोई रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन अपनाते आ रहे हैं, तो जनरेशन टू जनरेशन तो वो चलते आ रहे हैं। ऐसे ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, तो वहाँ पे जो करते आ रहे हैं ऐसा हमने भी अडॉप्ट कर लिया है कि जैसे वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में अगर कोई विशेष अधिकार का उल्लंघन होता है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उस पर क्या फिर लिया जाता है एक्शन, वो हम भी अपने देश में ले लेते हैं एक्शन। इस तरह से अडॉप्ट किए जाते हैं ये। तो कोई लॉ तो बनाया नहीं है पार्लियामेंट ने, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन को ही हम मान के यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। और कुछ जो विशेष प्रिविलेज दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं ऑलरेडी, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे भी और कलेक्टिव लेवल पे भी। फिर ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या मतलब है इसका? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मतलब है कि एमपी का या पार्लियामेंट का मतलब जो प्रिविलेजेज हैं उनका वायलेशन करना। देखो किसी सांसद का कोई दूसरा सांसद उसके विशेष अधिकारों का उल्लंघन करे, या फिर पार्लियामेंट के जो अधिकार हैं कलेक्टिवली उनका कोई ब्रीच करे, तो फिर ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेज है। कैसे कर सकता है? कोई भी एक्शन एमपी या कोई भी एक्शन ले पार्लियामेंट में या कमेटी के खिलाफ या पार्लियामेंट के खिलाफ या किसी मेंबर के खिलाफ, तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस समझा जाता है। किस तरह से ले सकता है? मान लो कोई न्यूज़ आइटम पब्लिश करके किसी चैनल पे किसी के खिलाफ कुछ बोला, या फिर एडिटोरियल में, न्यूज़पेपर एडिटोरियल में, या कोई न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट दे दी, या किसी मैगजीन में या किसी टीवी इंटरव्यू में पब्लिक स्पीच में बोल दिया, तो ये क्या है? सब माने जाते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। इस तरह से कर सकता है उनके विशेष अधिकार का उल्लंघन। फिर ये कमेटी ऑफ प्रिविलेज क्या है? कमेटी ऑफ प्रिविलेज वो कमेटी है जो राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग बनाई जाती है। राज्यसभा में देखो इसके 10 मेंबर होते हैं इस कमेटी में, राज्यसभा के ही, और लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं, लोकसभा के ही मेंबर। और इनके जो हेड होता है इस कमेटी का, मतलब अध्यक्ष, वो देखो लोकसभा में तो स्पीकर नॉमिनेट करता है, मतलब नामांकित करता है इसके चेयरमैन को। और राज्यसभा में जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं अध्यक्ष, और राज्यसभा के चेयरमैन आपको पता है हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष। तो राज्यसभा के अध्यक्ष नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा की जो कमेटी ऑफ प्रिविलेज है उसके अध्यक्ष को, उसके हेड को। तो ये आपको याद रखना है
ये कमेटी देखती है कि किसी के विशेष अधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ। तो राज्यसभा में क्या होता है, जो डेप्यूटी चेयरपर्सन होते हैं वही इस कमेटी ऑफ प्रिविलेज को हेड करते हैं। मतलब जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष, वही डेप्यूटी चेयरपर्सन को इसका हेड बना देते हैं कमेटी ऑफ प्रिविलेज को। तो इस कमेटी ऑफ प्रिविलेज जो राज्यसभा में होती है उसके हेड कौन होते हैं, उसके उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, डेप्यूटी चेयरपर्सन। इसके फंक्शन और पावर क्या होती है इस कमेटी की। देखो ये कमेटी एग्जामिन करती है कि किसी ने हाउस में, लोकसभा में या राज्यसभा में किसी विशेष अधिकार का उल्लंघन तो नहीं किया है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तो नहीं किया है। ये देखो हाउस भी रेफर कर सकता है इस कमेटी को, या कमेटी को स्पीकर या चेयरमैन भी कर सकता है। मतलब लोकसभा में है तो लोकसभा के अध्यक्ष को इंग्लिश में स्पीकर बोलते हैं, राज्यसभा में राज्यसभा के अध्यक्ष को चेयरमैन बोलते हैं। तो लोकसभा का या राज्यसभा का जो चेयरपर्सन, मतलब स्पीकर या चेयरपर्सन है, वो भी इस कमेटी को भेज सकता है रिकमेंडेशन कि भाई साहब ये देखो इस मेंबर ने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है या नहीं किया, या हाउस के जो मेंबर होते हैं वो भी भेज सकते हैं। और ये डिटरमाइन करती है कि हाँ कि क्या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है, तो फिर ये रिकमेंडेशन देती है ये कमेटी। ये देखती है, जांच करती है कि किसी मेंबर के खिलाफ जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस जारी किया है, क्या उसने सही में ब्रीच किया है, उल्लंघन किया है, क्या वॉयलेशन किया है विशेष अधिकारों का। तो उसको देखने के बाद ये फिर अपनी रिपोर्ट देती है, सिफारिश करती है। इसमें प्रोसीजर भी अडॉप्ट किया जाता है रिकमेंडेशन के लिए। जब कोई मान लो प्रिविलेज का क्वेश्चन आता है तो ये कमेटी हाउस भी कर सकती है, और ये देखो ये कमेटी जब मान लो ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है हाउस को, तो ये कमेटी हाउस को भी दे सकती है रिपोर्ट, या राज्यसभा में तो चेयरमैन को भी दे सकती है। अगर चेयरमैन मान लो एब्सेंस है, एब्सेंस है चेयरमैन की, यानी कि एब्सेंट है चेयरमैन उस टाइम पे, जैसे राज्यसभा में ये कमेटी है, अगर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देना चाहती है हाउस को भी दे सकती है, राज्यसभा को, और राज्यसभा को ना देना चाहे तो राज्यसभा के चेयरमैन जो अध्यक्ष उसको भी दे सकती है। अगर राज्यसभा के चेयरमैन उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, मान लो छुट्टी पे हैं, तो किसी भी जो मेंबर हैं कमेटी के उसको दे सकती है। फिर ये जो क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज है, ये देखो राज्यसभा में तो दिया जाता है राज्यसभा के हाउस को, राज्यसभा को, या फिर राज्यसभा के चेयरमैन को। और अगर हम बात करें लोकसभा में जो क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज है ये रेफर किया जाता है कमेटी को स्पीकर के द्वारा। मतलब जो लोकसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, वो इस कमेटी को देंगे कि किसी मेंबर ने जिस पे आरोप लगे हैं ये उल्लंघन के, उसने ये उल्लंघन किया है या नहीं किया, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया नहीं किया। फिर ये कमेटी रिपोर्ट देती है, देखती है। रिपोर्ट किसको देती है, स्पीकर को। फिर रिपोर्ट लेने के बाद स्पीकर अपना फाइनल ऑर्डर देते हैं जो डायरेक्टली हाउस में रखते हैं। स्पीकर हो या चेयरमैन, मतलब लोकसभा के स्पीकर हो या राज्यसभा के चेयरमैन हो, वो इस कमेटी को पिटीशन दे सकते हैं किसी और, मान लो किसी और क्वेश्चन पे भी। और क्वेश्चन कौन सा, डिसक्वालिफिकेशन का। अगर मान लो किसी मेंबर का डिफिकेशन के आधार पे, किसी मेंबर का डिफिकेशन के आधार पे, डिफिकेशन का मतलब जब कोई मेंबर किसी एक पार्टी से चुन के आया और वो अपनी पार्टी चेंज कर ले। जैसे मान लो कोई बीजेपी की सीट से लड़के आया, बीजेपी पार्टी से उसने इलेक्शन लड़ा, उससे जीत गया, मेंबर आ गया, मेंबर बन गया लोकसभा में, लेकिन वो जीतने के बाद वो मान लो कांग्रेस में चला जाता है, तो फिर इसका इस डेफिकेशन के आधार पे ये क्वेश्चन भी इस कमेटी को दिया जा सकता है। यानी कि ये कमेटी मेंबर के डिसक्वालिफिकेशन पे भी अपनी रिपोर्ट दे सकती है। मेंबर को रद्द करना हो, डिसक्वालिफिकेशन का मतलब उसकी सदस्यता रद्द करनी हो, उसकी मेंबरशिप रद्द करनी हो, कैंसिल करनी हो लोकसभा से, तब भी ये रिपोर्ट दे सकती है, सबमिट कर सकती है स्पीकर को। फिर ये कमेटी देखो प्रोसीजर फॉलो करती है सेम जैसा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में फॉलो किया जाता है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में जो प्रोसीजर फॉलो करती है ये कमेटी, उसी प्रोसीजर को डिसक्वालिफिकेशन के टाइम पे भी फॉलो करती है ये कमेटी। तो यही था इसके बारे में, कुछ वन लाइनर टॉपिक है, पहले वो देख लेते हैं हम, फिर कुछ ज्योग्राफी के स्टैटिक पोर्शन है वो हम रिवाइज करेंगे। देखो एक नेशनल पार्क है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं अक्षांश। किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, नेशनल पार्क को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान।
तो ये कहाँ पे है नेशनल पार्क? जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही है ये न्यूज़ में था रिसेंटली। एक देखो किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट न्यूज़ में था, किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है यानी कि पानी से बिजली बनाई जा रही है यहाँ पे, पानी से यानी कि नदी बह रही है, नदी पे छोटा सा डैम बना दिया, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना दिया। रन ऑफ द रिवर का मतलब होता है कि पानी बहता भी रहेगा, थोड़ा सा पानी इकट्ठा कर लिया, उसके वजह से यहाँ पे बिजली बनाई जाएगी। लगभग यहाँ पे 624 मेगावाट की बिजली बनाई जा रही है इस पे क्रू हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये कहाँ पे है क्रू हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? ये आपको याद रखना है, ये चेनाब रिवर पे है, जम्मू कश्मीर में चेनाब रिवर है, जो चेनाब नदी वहाँ पे है। नेक्स्ट देखो एक टाइगर रिजर्व है नवेगांव, नवेगांव NAWEGAON, नवेगांव नागजीरा, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये देखो महाराष्ट्र की 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है, एक तो गोंडिया डिस्ट्रिक्ट और एक है सांदरा डिस्ट्रिक्ट। गोंडिया और सांदरा डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र की, तो ये आपको याद रखना है। अब जान लेते हैं कुछ इंडिया के बारे में स्टैटिक पोर्शन। देखो इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट यानी कि पूरब में सबसे एक्सटेंड वाला पार्ट, नॉर्थ में, वेस्ट में और साउथ में कौन कौन सा है ये जान लेते हैं। पहले तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जानते हैं। लैटिट्यूड आप जानते हो इस तरह के जो लेटे हुए होते हैं अर्थ पे, अर्थ है ये, अर्थ पे इस तरह की लाइन खींची होती है। लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश बोलते हैं हिंदी में, अक्षांश। और इस तरह से लंबी लाइन है जो, उन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड इंग्लिश में, और हिंदी में देशांतर, देशांतर। तो ये हमारे इंडिया के एक्सट्रीम जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में हैं वो कौन से हैं वो जान लेते हैं। देखो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सबसे ईस्टर्न पार्ट वो है 97 डिग्री 25 मिनट। ये जो है मिनट का साइन, मिनट बोलते हैं, मिनट की स्पेलिंग सेम वही है जो टाइम में होती है मिनट की स्पेलिंग। तो 97 डिग्री 25 मिनट ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का। और यहाँ पे जो जगह है ना, उस जगह का नाम भी आपको याद होना चाहिए। ये ईस्टर्न मोस्ट जगह कौन सा है, कौन सी है? ये इसका नाम है किबुथु। ये अरुणाचल प्रदेश में किबीथु, किबुथु। ये अंजो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश की अंजो डिस्ट्रिक्ट में आता है ये किबीथु जगह। किबीथु एक विलेज है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, जो सबसे ईस्टर्न साइड में हमारे इंडिया का किबीथु। ये कई बार पूछे हैं, ये यूपीएससी ने भी पूछे हैं, स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है और भी कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं वेस्टर्न साइड में। वेस्टर्न साइड में जो गुजरात में है, सबसे वेस्टर्न साइड में जो हमारा लैटिट्यूड है वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। ये आपको याद होना चाहिए। और ये कौन सा पार्ट है, कौन सा विलेज है यहाँ पे? यहाँ पे है ग्वार मोती विलेज, GHUAR, ग्वार मोती विलेज। ये लिख लो आप, ग्वार मोती विलेज गांव है ये। कहाँ पे? गुजरात की कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, CUTCH, गुजरात की कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ग्वार मोती विलेज। अब आ जाते हैं नदन साइड में। नदन साइड में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इधर काराकोरम रेंज है, काराकोरम श्रेणी या श्रृंखला बोलते हैं रेंज को हिंदी में। काराकोरम की जो पहाड़ियाँ हैं, जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है काराकोरम। तो काराकोरम रेंज है यहाँ पे। सियाचिन ग्लेशियर भी है, सियाचिन ग्लेशियर है जो, सियाचिन ग्लेशियर से नॉर्दर्न साइड में यहाँ पे पॉइंट है जो, ये कितने डिग्री पे है? ये है 37 डिग्री 6 मिनट इसका है। ये आपको याद रखना, 37 डिग्री 6 मिनट ये वाला लैटिट्यूड। तो ये 37 डिग्री 6 मिनट पे प्लेस का क्या नाम है? यहाँ पे जो प्लेस है, जगह है, उसका नाम है इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, COL, इंदिरा कौल। तो ये याद रखना इंदिरा कौल है ये 37 डिग्री 6 मिनट पे, काराकोरम रेंज सियाचिन ग्लेशियर के पास। अब आ जाते हैं साउथ में। देखो साउथ में हम देखें, ये हमारे इंडिया का तमिलनाडु में कन्याकुमारी पार्ट है, कन्याकुमारी। ये 8 डिग्री 4 मिनट पे, 8 डिग्री 4 मिनट मेन लैंड का। लेकिन हमारा तो पार्ट अंडमान निकोबार भी तो है ना इंडिया का पार्ट। तो सबसे साउथ में कौन सा पड़ता है? अगर देखो इंडिया की मेन लैंड का बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट पे कन्याकुमारी पे। लेकिन कहीं इंडिया का सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो कौन सा? वो अंडमान निकोबार में, यहाँ पे निकोबार में, यहाँ पे अंडमान निकोबार पूरा ये वाला निकोबार है। तो निकोबार में है ये पार्ट साउथ में। ये है
6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट पे। और ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। याद रखना, नॉर्थ में इंदिरा कोल और ये है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, और वो है इंदिरा कोल नॉर्थ में। तो ये आपको याद होने चाहिए। अब देखो थोड़ा जान लेते हैं हमारे जो इंडिया में फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं, फॉरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। मैं इसे इरेज कर लेता हूँ पहले, ज़रूरत पड़ेगी इसकी। देखो फॉरेस्ट आप जानते हो, अरे सारा ही इरेज हो गया ये तो, 1 मिनट रुक जाओ आप। फॉरेस्ट आप जानते हो हमारे इंडिया में कौन कौन से टाइप के पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट पाया जाता है वो ट्रॉपिकल डेसिडियोस पाया जाता है, हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। तो पहले हम नाम जानते हैं इनके। एक है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं। देखो ट्रॉपिकल क्या है, ये वर्ल्ड मैप पे देखो आप, ये आप जानते हो ट्रॉपिकल एरिया कौन सा है, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री इक्वेटर है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाया जाता है ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं या इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। ये 23.5 नॉर्थ और साउथ में, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में लैटिट्यूड है जो। ये जो वाला पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ये वाली रेखा कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इंग्लिश में, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और इनसे बाद में सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये 23.5 से 35। फिर आगे जाके टेम्परेट फॉरेस्ट आ जाता है 60 तक। फिर आगे पोलर एरियाज में आ जाता है आपका टुंड्रा या पोलर, ये वाला फॉरेस्ट आ जाता है। ये तो है लैटिट्यूड पे, लेकिन ऐसा नहीं है लैटिट्यूड पे सिर्फ फिक्स हो ये ऐसा, क्योंकि क्या है कि पहाड़ों पे भी, जैसे मान लो कहीं ऊंचाई है, पहाड़ है, तो वहाँ पे क्या है, ये जो फॉरेस्ट है वो कम लैटिट्यूड पे भी मिल सकता है, टेम्परेट फॉरेस्ट है जो, क्योंकि टेम्परेट जनरली कहाँ पे मिलता है 45 डिग्री के अराउंड मिलता है। लेकिन अगर पहाड़ है कहीं पे, तो पहाड़ पे क्यों मिल जाता है, क्योंकि देखो जैसे ही हम ऊपर जाते हैं अर्थ से, अर्थ है हमारी ये, अर्थ से हम ऊंचाई पे जाते हैं चारों ओर कहीं पे भी एटमॉस्फेयर में, तो टेम्परेचर घटता है, डिक्रीज होता है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि इसकी जो पहली लेयर है अर्थ की, अर्थ से ऊंचाई पे, पहली लेयर को क्या बोलते हैं, जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ से चारों ओर हम ऊंचाई पे जाएंगे तो पहली जो परत है वातावरण की, वातावरण की यानी कि एटमॉस्फेयर इंग्लिश में, वातावरण हिंदी में, एटमॉस्फेयर की जो पहली परत है उसको बोलते हैं टॉपोस्फेयर। ये लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक टेम्परेचर घटता है, डिक्रीज होता है टेम्परेचर। फिर टॉपोस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, मंडल। फिर इससे ऊपर जो परत है वो लगभग यहाँ से ऊपर है जो, ये लगभग 50 किलोमीटर तक, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। हिंदी में बोलते हैं इसको समताप मंडल, समताप मंडल। ये समताप मंडल है। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज यहाँ पे हुआ था, सॉरी यहाँ पे डिक्रीज हुआ था, यहाँ पे इंक्रीज होगा। ट्रोपोस्फेयर पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है और स्ट्रेटोस्फेयर पे इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओजोन है, ओजोन गैस, ओजोन लेयर भी है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सूर्य से, किरण जो सूर्य से, उनसे हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर इससे ऊपर जो लेयर है 90 किलोमीटर तक, वो है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर को मीजोस्फेयर भी लिख देते हैं हिंदी में, या फिर मध्यमंडल, मध्यमंडल। यहाँ पे टेम्परेचर फिर डिक्रीज होगा, याद रखना, पहले डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे देखो क्लाउड वगैरह थोड़े होते हैं, जो यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं मतलब स्पेस से आए रहते हैं, उनकी वजह से यहाँ पे क्लाउड भी होते हैं थोड़े, डस्ट क्लाउड वगैरह। लेकिन जितनी जो बारिश होती है अर्थ पे, वो टॉपोस्फेयर में ही बनते हैं क्लाउड, टॉपोस्फेयर लेयर में 15 किलोमीटर के नीचे, उनसे ही बारिश होती है हमारी अर्थ पे। स्ट्रेटोस्फेयर में बादल नहीं होते, इस वजह से यहाँ पे जो जहाज, हवाई जहाज इसी लेयर में उड़ाए जाते हैं। और इन लेयर के बीच में, ट्रोपोस्फेयर के बीच में और टॉपोस्फेयर के बीच में जो लेयर है उसको ट्रोपोपोज बोलते हैं, और ट्रोपोपोज इसको बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जो लेयर है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपोज, स्ट्रेटोपोज। वहाँ पे टेम्परेचर ना घटता बढ़ता है। मीजोस्फेयर के ऊपर जो लेयर है थोड़ी सी 4-5 किलोमीटर, उसको मीजोपोज बोलते हैं, वहाँ पे भी ना टेम्परेचर घटता बढ़ता।
अच्छा, फिर मीजोपोज से ऊपर जो लेयर है उसको बोलते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को ताप मंडल भी बोलते हैं या फिर बाह्य मंडल भी बोलते हैं, बाह्य मंडल या ताप मंडल। थर्मोस्फेयर में आयनोस्फेयर भी बोलते हैं इसको, आयनोस्फेयर, क्योंकि इसमें आयन्स वगैरह होते हैं, आयनोस्फेयर। और यही होता है जो हमारे अर्थ से जो रेज जारी होती है ना, रेडिएशन, उनको रिफ्लेक्ट करता है वापस इंडिया पे। जैसे आपके मान लो कोई भी रेडिएशन यहाँ से जा रही है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। थर्मोस्फेयर के बाहर जो है उसे बोल देते हैं एग्जोस्फेयर, या स्पेस है जो एग्जोस्फेयर, मतलब बहिर्मंडल, हिंदी में बोलेंगे यहाँ पे आएगा बहिर्मंडल। तो ये तो हुए अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर। अब जो अर्थ की टॉपोस्फेयर लेयर है, हमने यहाँ जाना, जैसे वो ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था। तो अगर मान लो यहाँ इंडिया पे कोई पहाड़ जैसे हिमालय, वो ऊंचा है, तो ऊंचाई पे हम जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो टेम्परेट रीजन में देखो, जो ये अर्थ का टेम्परेट रीजन था 45 डिग्री के लगभग, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, इस वजह से यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट होता है और बारिश भी थोड़ी कम होती है ट्रॉपिकल एरिया से। ऐसा ही यहाँ पे फिर क्लाइमेट मिलता है ऊंचाई पे। इस वजह से यहाँ पे हमारे इंडिया में देखो आता तो है ये ट्रॉपिकल रीजन में और सब ट्रॉपिकल रीजन में थोड़ा, लेकिन पहाड़ों की वजह से टेम्परेट फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। और एक देखो नामदफा नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, नामदफा नेशनल पार्क। इसमें ना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट सारे पाए जाते हैं लगभग। तो ये नामदफा नेशनल पार्क पूछा भी था एक बार प्रीलिम में। ये हमने जाना कैसे कैसे हमारे इंडिया में फॉरेस्ट मिलते हैं और एटमॉस्फेयर की लेयर। अब थोड़ा कौन कौन से टाइप हैं फॉरेस्ट के वो जान लेते हैं। एक है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोल लो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये कौन से होते हैं, इन्हें हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय वन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। और हमारे यहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, केरल में, ये वेस्टर्न घाट है जो केरल में, और कर्नाटक में, इधर महाराष्ट्र में थोड़ा वेस्टर्न घाट में बारिश होती है ज़्यादा। इधर नॉर्थ ईस्ट का एरिया, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये पाए जाते हैं, थोड़ा वेस्ट बंगाल ये वाला एरिया, यहाँ पे बारिश होती है ज़्यादा, तो यहाँ पे ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनमें कौन कौन से पेड़ होते हैं ये भी पूछ ले जाते हैं। देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं वो देखो पाम ट्री, जो ताड़ का पेड़ होता है, पाम ट्री, जिससे पाम ऑयल भी बनता है। और देखो फर्न पाया जाता है, फर्न ट्री। रोजवुड पाई जाती है, रोजवुड, रोजवुड। यहाँ पे एनी, AINI, एनी के ट्री पाए जाते हैं। चंपा के ट्री पाए जाते हैं, चंपा। आयरन वुड, आयरन वुड पाई जाती है यहाँ पे। इबोनी ट्री पाया जाता है, इबोनी, इबोनी। ये आपको याद रखने हैं, लिख लो आप, इबोनी ट्री, EBONY। महोगनी, महोगनी। एक आपका पाया जाता है यहाँ पे लॉरेल वुड, लॉरेल वुड। और पाया जाता है यहाँ पे पियांकाडो, ये आपको याद करने हैं, पियांकाडो। और देखो बम्बू भी पाया जाता है, बांस। और बम्बू देखो एक ऐसा है पेड़, ये हर एक एनवायरनमेंट में हो जाता है, चाहे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो, चाहे ट्रॉपिकल डेसिडुअस हो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो, ट्रॉपिकल थॉर्न हो, या टेम्परेट फॉरेस्ट हो, सब में पाया जाता है। बम्बू के बारे में याद रखना आप। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी पाया जाता है। फिर एक आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। फिर आता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल डेसिडुअस। डेसिडुअस का मतलब होता है पर्णपाती, डेसिडुअस। ट्रॉपिकल तो हम जान गए क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं इसे, ऊपर जाना हमने। डेसिडुअस का मतलब पर्णपाती या पतझड़ी, पर्णपाती। यहाँ पे एक सीज़न में पत्ते झड़ते रहते हैं, जैसे मान लो पतझड़ ऋतु आई उसमें झड़ गए, फिर आगे बारिश की ऋतु आई उसमें पत्ते आ गए। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये दो तरह के होते हैं, मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस। मॉइस्ट का मतलब नम, हिंदी में बोलते हैं नम, और ड्राई डेसिडुअस मतलब शुष्क, शुष्क, DRY है ये, ड्राई, शुष्क। तो ये उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन हो गए हिंदी में, और एक शुष्क वन हो गए। तो इनमें क्या फ़र्क है, मॉइस्ट में देखो इनमें बारिश ज़्यादा होती है थोड़ी,
लगभग 100 सेंटीमीटर के अराउंड, इसमें 70 सेंटीमीटर के अराउंड होती है। और उनमें देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, ये आपको याद रखना है। इसमें जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, इसमें जो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस में, जानते हैं पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस में लगभग देखो सेम पेड़ मिल भी जाते हैं, लेकिन जनरली जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस में जो पाए जाते हैं पेड़, वो साल का पेड़ पाया जाता है, जिससे लकड़ी जो इसकी पहले घर बनाने के लिए भी यूज होती थी, अब भी यूज होती है घरों की, आपके दरवाजे खिड़की विंडो, बहुत मजबूत लकड़ी ही होती है, लड़की नहीं। तो ये साल ट्री पाया जाता है। और टीक का पेड़ पाया जाता है यहाँ पे। और शीशम, इसकी जो वुड है, लकड़ी है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है इनकी, शीशम की, टीक की। सैंडलवुड पाया जाता है, सैंडलवुड, चंदन का पेड़। और यहाँ पे देखो हुर्रा ट्री पाया जाता है। महुआ और खैर भी पाया जाता है यहाँ पे, महुआ और खैर ट्री, CHAIR, खैर ट्री पाया जाता है। मायरोबालन भी पाया जाता है यहाँ पे, मायरोबालन, ये ट्री पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। अब आ जाते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट। थॉर्न का मतलब कांटेदार, ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंधीय, जान गए आप, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार। स्क्रब का मतलब झाड़ियाँ, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार और झाड़ियाँ वन। तो झाड़ियाँ मतलब आप जानते हो जहाँ पे झाड़ियाँ मिलती हैं और कांटेदार पेड़ मिलते हैं। कांटेदार पेड़ कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कीकड़ हो गया, कीकड़ मिलता है, देसी कीकड़ या काबली कीकड़ होती है जो बोलते हैं आम भाषा में। नीम का पेड़ भी पाया जाता है इस ट्रॉपिकल थॉर्न में। और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस है ना, जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस जो है, उसमें भी ये कीकड़ और नीम पाए जाते हैं। और ट्रॉपिकल थॉर्न में भी पाए जाते हैं ये। खैर का ट्री भी पाया जाता है यहाँ पे, जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस में पाया जाता है, वो ट्रॉपिकल थॉर्न में भी होता है और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस में भी होता है। पीपल का ट्री भी पाया जाता है ट्रॉपिकल थॉर्न में, कांटेदार में पीपल का ट्री भी पाया जाता है। और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस में भी, देखो जो ट्रॉपिकल थॉर्न में होते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस में भी होते हैं, ये आप जान लेना। खैर का, पीपल का ट्री यहाँ पे पाया जाता है। बेर का ट्री पाया जाता है, बेर जिनमें खाने वाले बेर लगते हैं, बेर का ट्री नहीं होता, झाड़ियाँ होती हैं बेर की, वो पाई जाती हैं। बबूल का पाया जाता है झाड़ियाँ, बबूल। बम्बू भी मिलता है, बम्बू तो हर किसी में मिलता है, याद रखना आप। और ये खंडाई का भी मिलता है, खंडाई। अब जान लेते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा। टेम्परेट फॉरेस्ट को बोलते हैं समशीतोष्ण वन, समशीतोष्ण वन, टेम्परेट फॉरेस्ट। ये कहाँ पे मिलता है? मतलब हमने जान लिया लैटिट्यूड तो कहाँ पे मिलता है, और ऊंचाई पे मिल सकता है, लगभग 3000 मीटर ऊंचाई से ऊपर पहाड़ों पे टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं। ये इसमें जो ट्री पाए जाते हैं वो देखो, बम्बू तो यहाँ मिलेगा ही मिलेगा, एक मैग्नोलिया पाया जाता है। रोडोडेंड्रोन मिलते हैं। यहाँ पे फूल पत्तियाँ होती हैं ना, उनके ज़्यादा मिलते हैं। एल्म भी मिलता है यहाँ पे प्रूनस मिलता है, प्रूनस। और मोस्ट फेमस है यहाँ पे देखो फीर, FIR, फीर। और आपका सिल्वर, ये पेड़ है सिल्वर, वो चांदी वाला सिल्वर नहीं है ये। पाइन, सिडान मिलता है, फीर, सिडार, पाइन। स्प्रूस मिलता है यहाँ पे, स्प्रूस। और ओक का पेड़ भी मिलता है यहाँ पे, ओक, आखड़े का पेड़ बोलते हैं ना हिंदी में, ओक वाला पेड़ यहाँ पे मिलता है। लॉरल भी मिलता है यहाँ पे, और बम्बू तो मिलता ही है। और देवदार का भी मिलता है, DEODAR, देवदार ट्री भी मिलता है यहाँ पे। तो ये मिलते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट में। और देखो जो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट होता है, मेडिटेरेनियन, उसमें आपके ग्रेप्स वगैरह होते हैं, ग्रेप्स की बेल वगैरह होती हैं। वो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस में भी हो जाती हैं, ड्राई डेसिडुअस में भी हो जाती हैं, लेकिन मेनली वो कहाँ के, मेडिटेरेनियन वाले एरिया के हैं, वो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट के। तो ये कुछ रहे ना, मेनली यही पूछे जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट और ड्राई डेसिडुअस, ट्रॉपिकल थॉर्न और टेम्परेट फॉरेस्ट। ये हमारे इंडिया में मेडिटेरेनियन जो हैं
मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है नहीं, तो इसलिए ये कम ही पूछा जाता है, लेकिन इसके बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ आपको याद रखना है, यही थे इस लेक्चर में टॉपिक।